हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आज रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं सख्त थकी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि बिस्तर पर गिर कर अभी सो जाऊं, मगर अपने शौहर की बात सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगे कि आज तुम सहरी पर एहतमाम कर लेना। आज मेरे दोस्त रात को हमारे घर आ रहे हैं और वो आज सहरी यहीं पे करेंगे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं गुमसुम सी होकर रह गई थी। थकन के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरा दिन मुशक्कत करती रही हूँ, जबकि मैंने आज इतना काम भी नहीं किया था। शायद रोजा रख के सब खवातीन का यही हाल होता है कि वो थकन से चूर चूर हो चुकी होती हैं, और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, मगर जानती थी कि अगर जरा सी भी कमी बेशी हो गई तो मेरा शौहर मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे और वो अपने दोस्तों के सामने ही सुना देंगे। तभी मैं दुखती कमर को नजरअंदाज करके किचन में आ गई थी। मेरे शौहर और उनके दोस्तों को कीमा पराठे बहुत पसंद थे। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर कीमा पकाने के लिए रख दिया था और फिर सहरी के लिए आटा गूंदने लगी थी, ताकि सहरी के टाइम जब मैं उठूं तो तमाम चीजें वक्त पर तैयार हो चुकी हों। और फिर बर्तन भी मैंने अभी धोने का इरादा कर लिया था। इसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो बिस्तर पर गिरते ही सो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। इनके दोस्त हमारे घर में आ चुके थे और इस वक्त वो सब लोग ड्राइंग रूम में थे। मैं जानती थी कि अब इन सब का रत जगह होना था। मुझे सहरी के वक्त जागने की कोई टेंशन नहीं थी। मेरे शौहर ही रोजाना मुझे सहरी टाइम जगाया करते थे। अब मैं बेफिक्र होकर सो गई थी और फिर मेरी आंख अपने शौहर के झिंझोड़ने पर ही खुली थी। सहरी का वक्त हो चुका था और मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। अब मैं किचन में इन सब के लिए सहरी बना रही थी, जबकि वो सब लोग बाहर लाउंज में ही बैठे हुए थे और वहीं पर मैंने इनके लिए सहरी लगा दी थी। वो बात बात पर चुटकुले छोड़ते, जोर जोर से हंसते और इस दौरान मुझे भी मुखातिब करते। मैं मारे बांधे मुरव्वत के इनकी हाँ का जवाब हाँ में ही दे रही थी, मगर मुझे इस किस्म के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अपने शौहर की ये दोस्त मुझे एक आंख भी नहीं भाते थे। मैं अक्सर इनसे कहती थी कि इन लोगों से फासले पर रहें, इन लोगों की सोहबत अच्छी नहीं है। जब भी मैं इन्हें ऐसा कहती थी वो हमेशा गुस्से में आ जाते थे और मुझे कहते कि तुम न जाने क्यों मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहती हो। और अब जब वो मेरे शौहर के साथ ज़ुमाइनी अंदाज में बातें कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं उनकी गुफ्तगू का मुद्दा समझ चुकी थी। वो दर पर्दा मेरे बारे में ही मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मेरे शौहर भी हंसी मजाक में इन सबको बातों को एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरे लिए मुकाम हैरत था कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में किसी दूसरे मर्द से मजाक में भी ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, चाहे वो उसका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। मगर शायद इन लोगों की आपस में बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी और सभी एक दूसरे को इसी तरह से छेड़ रहे थे। मैंने जल्दी से इन लोगों के सामने सहरी रखी और फिर खुद अपने कमरे में आ गई थी। फजर की नमाज पढ़कर मैं सो गई थी फिर से, क्योंकि दिन को मुझे सोने की आदत नहीं थी। दिन को सो जाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। जब से रमजान स्टार्ट हुआ था मेरे शौहर काम पर मामूल से जल्दी जाने लगे थे और फिर शाम को भी वो जल्दी वापस आते थे। जाते वक्त मुझे उन्होंने कभी भी नहीं उठाया था। फिर इनके जाने के बाद अपनी मर्जी से मैं उठती और अपने घर के काम काज करती थी। आज भी जब वो चले गए तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। एक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। वो एहसास किसी को देखने का था, किसी की नजरों की तपिश का था। मुझे सोते में भी यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा और देख रहा हो। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे शौहर के पांचों दोस्त मेरे सामने खड़े थे और वो सब बेबाक नजरों से मुझे देखे जा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने वजूद को ढांपने में दुपट्टे में छुपा लिया। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी ये देखकर मुझे अपने हाथों पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। एक एक करके वो मेरी तरफ बढ़ने लगे और फिर उन लोगों ने, मेरा ताल्लुक इस तबके से था जहां पर सब लोग मेहनत करके खाने के आदी थे। मेरे अबू दिहाड़ीदार मजदूर आदमी थे। अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और बड़ी बहनें भी अम्मा के साथ मिलकर ये काम करती थी। अम्मा ने अपना ये हुनर मेरी बहनों में भी मुंतकिल कर दिया था। चूंकि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं था, मैं हमेशा से ही ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। मेरा हमेशा से ही ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी और फिर मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। जब कभी मैं अपने ख्यालात का इजहार अपनी बहनों और अपनी अम्मा के सामने करती तो वो मुझ पर गुस्सा करती और मुझे कहती कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ख्वाब देखने चाहिए। ऊंची उड़ान उड़ने से इंसान मुंह के बल गिरता है
और मैं इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन्हीं दिनों मेरी दोनों बहनों ने एक मतमूल घराने से उनके रिश्ते आ गए। वो दोनों भाई थे और दोनों ही अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। अब्बू ने मामूली छानबीन के बाद इन लोगों को हाँ कर दी थी और फिर दोनों बहनों की शादी भी एक साथ ही हो गई थी। अब घर में अम्मी अब्बू के साथ मैं अकेली रह गई थी। अब चूंकि घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था, इसलिए मुझे घर के काम भी करने पड़ते थे। इससे मुझे हमेशा ही कल्क सताता रहता था। बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, धूप में काम करने से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं काम तो करती, मगर साथ मुझे अपनी खूबसूरती का भी ख्याल सताता रहता था। अम्मा कभी तो मेरी बात पर हंस पड़ती थी और कभी वो मुझे डांटते हुए कहती कि अल्लाह का खौफ करो, ऐसी बातें मत किया करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ऐसा ना हो कि उसे तुम्हारा गरूर बुरा लग जाए और तुम्हें इसकी सजा मिल जाए। मगर मैं हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद ही रखती थी कि ये मेरे लिए अच्छे घराने से बहुत रिश्ता आएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे लिए जिस इंसान का रिश्ता आया था वो दुनिया में अकेला था, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और उसका अपना बिजनेस था। उसका शुमार खुशहाल खाते पीते लोगों में होता था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं खुशी से खिल उठी। अम्मा भी इस रिश्ते से मुतमईन थी कि वो हर तरह से मेरे मिजाज के मुताबिक था। मैं भी भरे पूरे घर में नहीं रह सकती थी, ज्यादा लोगों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती थी, इसलिए अम्मा मुतमईन थी कि मैं इस घर के हवाले से काफी खदशात थे। अब्बू को उनका कहना था कि लड़का लाव बाली सा है, इसमें संजीदगी नाम को नहीं है और इसके बारे में सुना है कि वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अम्मा ने इनके खदशात को गोया चुटकियों में उड़ा दिया और कहने लगी कि ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं, आप जरा अपनी साहबजादी के मिजाज भी तो मुलाहिजा फरमाएं। अम्मा की बात सुनकर मैं मसनूई नाराजगी से उन्हें देखने लगी थी और फिर इस लड़के ने जहेज लेने से साफ मना कर दिया था और कहने लगा कि मेरे घर में सब कुछ मौजूद है। किसी चीज की कमी ना होने के बायस इस बात पर मुझे फख्र का एहसास हुआ था और फिर मैं रुखसत होकर इस घर में आ गई थी। और तब मुझे अब्बा के खदशात काफी हद तक दुरुस्त मालूम हुए थे। वो वाकई में लाबाली मिजाज का था और संजीदगी इस बंदे को छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो अपने दोस्तों में बहुत मकबूल थे और वो खुद भी दोस्तों के लिए जान देने को तैयार रहते थे। शायद इसकी वजह यह थी कि उनके अपने खानदान में कोई भी नहीं था, वो अकेले थे। जब भी वो इर्द गिर्द अपने दोस्तों का जुमगट्टा लगा कर रखते थे, उनके दोस्त घर में भी आते थे और दंदनाते हुए पूरे घर में घूमते फिरते थे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं शुरू में अपने शौहर को इस बात पर टोकती थी कि उसके दोस्तों का घर में क्या काम है, तो वो मेरी बात सुनकर खफा हो जाते और कहते कि वो मेरे दोस्त हैं, अगर घर में आ भी जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। उनकी बात सुनकर मैं झुंझला जाती थी। मुझे अपने दोस्तों के घर आने पर एतराज नहीं था, मेरी तरफ से 1000 बार आए। वो हर कमरे में हर जगह पे क्या झांकते फिरते हैं। किचन में होती हूँ तो वो किचन में आ जाते हैं, अगर मैं कमरे में आराम कर रही होती हूँ, लेटी हुई हूँ, सो रही हूँ, तो वो वहां पर भी आकर सर पर खड़े हो जाते हैं। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं ये बात करके वो कहने लगे कि फिक्र मत करो, तुम्हें इनसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तुम्हें अपनी भाभी समझते हैं, अपनी बहन समझते हैं, जब तो तुमसे बेतकल्लुफी बरतते हैं। उनकी ये मंतक मेरी समझ से बाहर थी। मैंने शुरू से ही अपने घर का और अपने खानदान का यही माहौल देखा था कि हमारे अब्बा के जो भी दोस्त थे वो घर से बाहर तक रहते थे और जो बाकी कजन्स वगैरह के दोस्त थे वो भी इनके घर में नहीं आते थे। मेरे शौहर की निराली ही मंतक थी। उनका कहना था कि मुझ पर मेरे दोस्तों का इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। उनकी बात सुनकर मैं जोर से हंसी आ जाती थी मुझे, और मैं इनकी बीवी थी तो इनके दोस्तों का हक मेरे बराबर कैसे हो सकता था। जब ये बात मैं इनसे पूछती तो वो मुंह फुला लेते और कहते कि मुझे दोस्त कहते थे कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें हमसे मिलने नहीं देगी, हमसे दूर कर देगी, और देखो ऐसा ही हुआ। तुमने आते ही मुझे उनसे बदजन करना शुरू कर दिया। और ये बात सुनकर मैं अपना सर थाम के रह गई थी। इनको समझाना बहुत मुश्किल काम था। हर दूसरे तीसरे दिन इनके दोस्त घर में आ जाते थे। इनकी मेरी नजरों के मेरे वजूद के आर पार होती महसूस होती थी और इनकी नजरों से मुझे बहुत उलझन होती थी। और मुझे हैरत अपने शौहर पर होती थी जिन्हें अपने दोस्तों की बदलती हुई नजर भी महसूस नहीं होती थी, और अगर मैं कुछ कह देती तो वो मुझे ही गलत करार देते थे। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि जैसे इस शख्स के साथ जिसमें बहुत ही ज्यादा गैर संजीदगी थी कैसे जिंदगी गुजार जा सकती थी। इस दिन मैं रात का खाना बनाने ही लगी थी जब मेरे शौहर की कॉल आई कि आज मेरे दोस्त घर पे आ रहे हैं और तुमने उनके लिए खाने का इंतजाम कर देना है। ये सुनकर मैं सीख पा हो गई, मगर कुछ भी कहने से गुरेज किया। जानती थी कि वो फिर से शिकायत शुरू कर देंगे। जब भी मैंने खामोशी में ही आफियत जानी थी। एक तो मुझे उनके इन मुफ्तखोर दोस्तों से बहुत चिढ़ थी जो आए रोज आते थे और खाना खाए बगैर नहीं जाते थे, और इनके लिए खाना पका पका कर इनकी फरमाइश पूरी कर करके मैं आधमुई हो जाती थी। मैं जो खुश हो रही थी कि मेरे ससुराल में कोई फर्द नहीं है, मुझे भरे पूरे ससुराल का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं और मेरे शौहर हैं, 2 फर्दों का काम ही कितना होता है।
लेकिन मेरे ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। इनके दोस्तों का टब्बर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता था और इनके चोंचले और नखरे खत्म ही नहीं होते थे। किसी को कबाब खाना था तो किसी को फिश फ्राई खाना था। सबकी अलग अलग डिमांड होती थी और मेरे शौहर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं उनके दोस्तों की किसी बात से इनकार करूं। शौहर के दोस्तों के आने का टाइम हो गया था तो मैं फिर इनके लिए खाना बना लिया। जब मैं रोटी पका रही थी, मेरे शौहर अपने दोस्तों को लेकर घर में दाखिल हुए थे और उनका एक दोस्त, जो मुझे एक आंख नहीं भाता था, वो ड्राइंग रूम में जाने के बजाय सीधा किचन में आ गया। इस वक्त मैं दुपट्टे से बेनियाज थी और वो बेतकल्लुफी से मुझसे बातें बगारने लगा, मगर उसकी नजरें मेरे जिस्म पर थी। मैंने जल्दी से अपने वजूद के गिर्द दुपट्टा लपेट लिया था और उसकी नजरों से मुझे बहुत सख्त उलझन हो रही थी। मैं घबराया हुआ अंदाज देखकर वो हंस पड़ा और कहने लगा कि मेरा दोस्त बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसी बीवी मिली है। उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जुबान से तो मुझे भाभी कह रहा था, मगर उसकी आंखों में नजर आती गंदगी और हवस देखकर मैं बौखला गई थी। जल्दी से उसे हटाने के लिए कहने लगी कि आप अंदर चल के बैठे, मैं बस खाना लगाने वाली हूँ। फिर खाना लगाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। अब मैं बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी कि अब मैं अपने शौहर को इस बारे में कैसे बताऊं। खाना खाने के बाद मेरे शौहर ने चाय बनाने का कह दिया था। आज मैं बहुत थक गई थी, मेरी कमर में सख्त दर्द हो रहा था, मगर फिर भी इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए किचन में आ गई थी। चाय बनाने के बाद मैं ट्रे में कप रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची तो जैसे ही मैंने अपना हाथ दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बढ़ाया ही था, जब अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं अपनी जगह पर ठटक कर रह गई थी। मेरे शौहर के दोस्त उनके साथ इस बारे में जिस किस्म की बातें कर रहे थे, उसे सुनकर मैं जी जान से कांप के रह गई थी। वो जिस्म के खदोखाल की बिना पर मेरे शौहर को छेड़ रहे थे और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं इतने लोगों में बेलिबास हो गई थी। मगर तब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे शौहर का कहका सबसे ज्यादा बुलंद था और उन्होंने इस घटिया मजाक से भी ज्यादा लुत्फ उठाया था। ये देखकर मेरा दिमाग झुंझुना उठा था। मैं दरवाजे पर दस्तक दी और चाय अपने शौहर के हवाले करके मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मेरा गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। मुझे रह रहकर इनके दोस्त पर गुस्सा आ रहा था जिसने इस कदर घटिया बात की थी, और इससे ज्यादा तो मुझे अपने शौहर पर गुस्सा था जो ये सब कुछ सुन रहे थे। अब जब वो कमरे में आए तो मैं इनके सामने फट पड़ी और कहने लगी कि आप जानते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी के बारे में इस तरह की बात कौन अपने दोस्तों के साथ बनाता है, और बजाय इसके कि आप उनका मुंह तोड़ देते, आप इसके बातों पर हंस रहे थे। उन्होंने मुझे हैरानगी से देखा। तुम कितनी पुरानी सोच की मालिक हो, दोस्तों में ये सब हंसी मजाक चलता ही रहता है। उनकी मंतक में मैं हैरान रह गई थी कि इस बात को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं कर रहे थे। तभी वो कहने लगे कि इंसान इससे ही बात करता है जिससे अपना समझता है, और तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मत आया करो। अब मैं इन्हें समझाने के लिए क्या कहा कि अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उनकी दोस्ती अपने तक ही रखें। अगर इन्हें घर में लाना चाहते हैं तो बेशक घर में लेकर आए, इनकी दावत करना चाहते हैं बेशक करें, मगर इन्हें अपनी जात तक महदूद रखें। जब वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जब वो मेरे साथ बेतकल्लुफी करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर उन्होंने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया था, और वो इन लोगों के साथ वो बातें भी करते थे जो हम दोनों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। शर्म के तकाजे के मुताबिक वो किसी को बतानी भी नहीं चाहिए थी। मगर जब मैंने इन्हें अपने दोस्तों के साथ ये बातें करते हुए सुना तो अपना सर पीट के रह गई थी और सोच रही थी कि इस शख्स को कैसे समझाऊं कि जैसा ये इन्हें समझ रहा है वो ऐसे नहीं है। और अब जब आज इन लोगों ने सहरी यहीं पर की तो मैं समझी कि सुबह वो मेरे शौहर के साथ ही घर से बाहर चले जाएंगे। तभी मैं आराम और पुरसुकून होकर सो रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो लोग घर पर ही थे और मेरे शौहर इन्हें यहीं छोड़कर खुद ऑफिस चले गए थे। उन्होंने न जाने अपने दोस्तों पर इस हद तक एतबार क्यों किया था। इन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि घर में इनकी बीवी अकेली थी और इन्हें कम से कम अपने दोस्तों को रुखसत करके घर से बाहर निकलना चाहिए था। मगर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और इस चीज़ का खमियाजा अब मुझे भुगतना पड़ रहा था। उन सब ने मुझे बेलिबास करके मेरी आबरू रेजी की थी और रो रो कर मैं निढाल हो चुकी थी। मेरा बुरा हाल हो रहा था, मुझे अपनी जगह से हिलने की भी सकत नहीं थी, और तभी मेरे हवासों पर अंधेरा छा गया और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई थी। जाने कब तक मैं बेहोश रही। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास ही मेरे शौहर बैठे हुए थे। मेरे सामने खिड़की थी, खिड़की से बाहर रात का मंजर नजर आ रहा था, और ये रात तो मेरी जिंदगी में भी उतर आई थी। और इसका मतलब ये था कि मैं पूरा दिन बेहोशी की हालत में रही थी। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद लग रहे थे। उनके उलझे बिखरे बाल, उलझा सुलझा हुलिया उनके अंदर की परेशानी और तकलीफ की अक्कासी कर रहा था। मुझे होश में आता देखकर नर्स ने मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया और फिर कमरे से बाहर चली गई, और अब मैं और मेरा शौहर ही कमरे में अकेले थे।
फिर मेरे शौहर उठकर मेरे पास आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे बताओ कि कौन था वो, ये सब कुछ किसने किया, मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसा करने की। उनकी बात सुनकर मैं जोरदार अंदाज में हंस पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कहका पहले से भी ज्यादा बुलंद हो रहा था। मैं बेतहाशा हंस रही थी। हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए। और अब जब मैंने अपने शौहर को देखा तो न जाने मेरी नजरों में ऐसा क्या था कि वो खौफ से सहम कर रह गए थे और मुझे कहने लगे कि इस तरह मत करो, ऐसे मत देखो, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। सीधी तरह से मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे और ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। और फिर जो बात मैंने अपने शौहर को बताई तो उसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से दाएं बाएं गर्दन हिला रहे थे। मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो अपनी बहन और भाभी कहते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर इसके यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। और फिर जब मैं घर आ गई तो मेरा शौहर बिल्कुल गुमसुम सा होकर रह गया था। ना हंसता बोलता था, ना घर से बाहर निकलता था वो। अब तो उसने अपने किसी भी दोस्त से बात तक करना छोड़ दिया था। अब वो ऑफिस से सीधा घर आते थे और हर वक्त बिल्कुल खामोश रहते थे। जब मैंने इन्हें इस कदर खामोशी की हालत में देखा तो मैं इनसे इनका सबब पूछा तो फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि मेरी बेवकूफ़ी और गलती की वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा, तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्यों अपने दोस्तों की समझ नहीं आई, मैं क्यों उनकी नज़रों से उनके मफ़हूम को समझ नहीं सका, जबकि तुमने मुझे कई बार ये सब कुछ बताने की कोशिश की और हमेशा मैं तुम्हें झुठलाता रहा। अब देख लो इसका खमियाजा भी तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। मैं रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लगी और कहने लगी कि तभी तो मैं आपको कहती थी कि दोस्तों को अपने घर में मत लेकर आइए, इन्हें अपने तक ही महदूद रखें। मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और देख लिया आपने इसका अंजाम। उनके दिलो दिमाग में मेरे लिए किस कदर गंदगी भरी हुई थी और उनकी वजह से अब मैं सर उठाकर किसी से बात करने के काबिल नहीं रही हूँ। मुझे बहुत टाइम लगा था खुद को जिंदगी में वापस डालने के लिए। अब मेरे शौहर को यहाँ से जीव चाट हो गया था, वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बाहर जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी और फिर कुछ माह बाद हम लोग दोनों का वीज़ा लग गया तो यहाँ से अपना कारोबार सब कुछ बेच कर मुझे वो लेकर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए थे। हमारे इस फैसले की अम्मी अब्बू ने सख्त मुखालिफत की थी। उनका कहना था कि हमें किस चीज़ की कमी है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। मगर जो कुछ हम दोनों जानते थे अम्मी अब्बू नहीं जानते थे। यहाँ पर उन्हें अपने दोस्तों की चुपती नजरें उनकी बात सुनकर मेरे शौहर नफसियाती हो रहे थे और मुझे इस बात का डर था कि कभी वो कुछ गलत ना कर दें, ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तभी मैंने इनके फैसले की मुखालिफत नहीं की थी और इनके इस फैसले में साथ दिया था। मैं अभी यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी और फिर हम दोनों मुश्तरका फैसले से पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। अक्सर अम्मी अब्बू से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अम्मी इस बात पर मुझे टोकती थी और अब्बू भी कि तुम दोनों ने यहाँ से जाकर गलती की है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी। और चाहकर भी इन्हें हम सच नहीं बता सकते। मैं जानती थी कि ये बात सुनकर उन्हें तकलीफ होगी और मैं अपनी माँ बाप को तकलीफ में नहीं देना चाहती थी। अब मेरे शौहर पहले से बहुत बदल गए थे। अब वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए थे और यहाँ पर इनके दोस्त भी बहुत कम थे और अगर थे भी तो वो इन्हें घर से बाहर ही रखते थे, क्योंकि अब इनको अकल आ गई थी गैर मर्दों को अपने घरों के अंदर नहीं लाना चाहिए और ना ही इनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहिए। दोस्ती की भी एक हद होती है, इंसान इस हद से आगे बढ़ सकता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है।